My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another session on functions and graphs. And if you've not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. Chalo, the first question for this session. And the question is that let us say there is a function fx such that f of 1, this is equal to 3600, and f of x satisfies the condition that f1 plus f2 plus f3 till f of n, this is equal to n square times f of n for all values of n that are greater than 1. So if n is greater than 1, the condition satisfying is f1 plus f2 plus fn till fn, that is equal to n square times fn. And if that is given, in such a case, we have to find the value of, first f of 5, second f of 10, and third f of 99. What will be the value of f of 5, f of 10 and f of 99? Pause the video and try to solve it. ठीक है, फॉर फाइंडिंग आउट फर्स्ट वैल्यू चीज़ें आसान रहेंगी, तो वो तुम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो. दैट इज वाई पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व f5 f10 एंड देन फाइंड द पैटर्न एंड सॉल्व फॉर f99. सो द गिवन कंडीशन है हमारा f1 से लेके fn तक का सम जो है दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स fn, and we have to use this condition, and then we'll also be using the value of f1 which is equal to 3600. So if sum from f1 to fn, that is n square times fn, so n is equal to 1 पुट करके, तो 1 तो नहीं पुट करना, n greater than 1 होना है, n is equal to 2 पुट करके पहली कंडीशन निकालते हैं. So we can say that for n is equal to 2, this will be f1 plus fn क्या होगा, n equal to 2 है, तो f1 plus f2, that will be equal to n square times fn, यानी कि 2 square times f2, which will be 4 times f2, and hence 3 times f of 2 will be equal to f1, and hence f1 है 3600, f2 आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1200, और f2 इज बेसिकली f1 अपॉन 3. या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें और बेटर तरीके से लिख लें, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे भी हैव fn, राइट हैंड साइड पे भी fn है, तो fn को राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा लेके चले जाते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज f1 प्लस f2 टिल f of n minus 1, एंड दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स fn माइनस fn, यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स f of n. अब थोड़ा बेटर हो गया. तो आप डायरेक्टली लिखोगे n इक्वल टू 2 पुट करोगे, सो राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, n माइनस 1 ही लास्ट टर्म होगा, यानी कि f of 1 ही लास्ट टर्म होगा, एक ही टर्म आएगा, तो f1 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 3, तो f1 विल बी 3 टाइम्स f2, f1 विल बी 3 टाइम्स f2, एंड हेंस अगर f1 हमारा है 3600, f2 will be 3600 by 3 which is 1200. Similarly, when we are putting n is equal to 3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा f1 plus f2, and f1 plus f2 becomes equal to n square minus 1 which is equal to 3 square minus 1, तो 8 times f of 3. Okay, 8 times f of 3, or f1 plus f2 is 4800, so f3 will be equal to 4800 by 8 which is equal to 600. Similarly, when you are putting n is equal to 4, so f1 plus f2 plus f3, this is equal to 4 square minus 1 and 15 times f of 4, and f1 plus f2 plus f3, that is 5400 divided by 15, that will be 360. f4 आ जाएगा हमारा 360. Similarly, we can find f5. अगेन एक बार n is equal to 5 पुट करो, तो f1 से लेके f4 तक का सम this will be equal to 24 times f of 5, 24 times f of 5 which is 5760 divided by 24, and hence f5 हमारा आ जाएगा 240. क्या ये पैटर्न अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो अगर हमारा वैल्यूज देखते जा रहे हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेट करना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है. अनलेस वी आइडेंटिफाई अ पैटर्न, दिस विल बी डिफिकल्ट, डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, इजंट इट सो? तो या तो हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें यहाँ पे, तो फ्रॉम f1 to f3 वी हैड डिवाइडेड बाई 3, फ्रॉम f2 to f3 क्या कनेक्शन है हमारा, वी हैव डिवाइडेड बाई 2, then we have divided by
600, या मल्टीप्लीकेशन देख लें तो पहले हमने 1/3 1/3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर किया है 1/2 से, और फिर 600 से 360 पे गया, 3/5 से मल्टीप्लाई किया है। तो क्लियरली एक सीधा सीधा पैटर्न तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी। अभी तक हमें एक क्लियर पैटर्न, एक स्ट्रेट अवे पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इज दैट इट? है कि नहीं? ठीक है, तो कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं सो दैट हम लार्जर वैल्यूज F10 F20 F99 कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो उस वैल्यू को हम निकाल पाए। तो उस केस में हमें, ऐसे केस में हमें अपनी जो इक्वेशन है इसको और सॉल्व करके Fn को इन टर्म्स ऑफ Fn-1 और इन टर्म्स ऑफ अदर स्मॉलर टर्म्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से अपनी एक्सप्रेशन को फ्रेश पेज पे लिखते हैं। फ्रॉम F1 to F of n-1, this is equal to n square minus 1 times Fn, एंड एज पर द ओरिजिनल एक्सप्रेशन F1 से लेकर Fn तक का सम है n स्क्वायर टाइम्स Fn। तो अगर हम n की जगह पे इसमें n-1 पुट कर दें, सो दिस एक्सप्रेशन विल बी बिकमिंग F1 plus F2 plus F3 till F of n-1, सेम एज द लेफ्ट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड हमारा दिस टाइम विल बी इन टर्म्स ऑफ Fn-1। So the same thing can also be written as equal to n-1 whole squared time of Fn-1। क्या ये पार्ट क्लियर है? सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ वी कैन कंपेयर दीज टू वैल्यूज। ठीक है, ये रिजल्ट कैसे आया हमारा? हमने जो ओरिजिनल हमारा इक्वेशन दिया था उसको यूज किया कि F1 से लेकर Fn-1 तक का सम दैट विल बी इक्वल टू n-1 स्क्वायर टाइम्स Fn-1। सो नाउ n-1 स्क्वायर टाइम्स f of n-1, this is equal to n square minus 1 times f of n, and hence f of n will be equal to n minus 1 square upon n square minus 1 times f of n minus 1, और n square minus 1 हो गया n plus 1 into n minus 1, so this is equal to basically n minus 1 upon n plus 1 times f of n minus 1. So this is our important result, that fn is equal to n minus 1 upon n plus 1 times f of n minus 1. Is that clear? So now we have broken Fn in terms of n and Fn minus 1. So finding out values is now comparatively easier. अब यहाँ पे अगर हम n is equal to 2 पुट करते तो for n is equal to 2 वैल्यू क्या आएगा? F2 will be equal to 2 minus 1 upon 2 plus 1 which is 1/3 times f of 1, यानी F1/3. Similarly n is equal to 3 पुट करोगे so f of 3 will be equal to 3 minus 1 upon 3 plus 1 which is 2/4, यानी कि that will be F2/2. Isn't it so? या F1/6. Isn't it so? क्या ये क्लियर है? तो अब इसी को हमें जनरलाइज करना है, अपना F9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ F9 इफ Fn इज इक्वल टू n-1 अपॉन n plus 1 टाइम्स Fn-1? So we can say f of 9 will be equal to 9 minus 1 upon 9 plus 1 which will be 8 upon 10 times f of 8. This much times f of 8. फिर f8 को कन्वर्ट करो, सिमिलरली n is equal to 8 पुट करोगे so 8 minus 1 upon 8 plus 1 which will be 7/9 times f7. Similarly f7 will be 6/8 times f6, और f6 will be 5/7 times f5 एंड सो ऑन. लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में बचेगा हमारा f2 की वैल्यू, f2 विल बी 1 अपॉन 3 टाइम्स f ऑफ 1. तो ये पूरा हमारा सीरीज आ गया. अभी सीरीज में आइडेंटिफाई करना है, ऐसा जब भी सीरीज बनेगा तो कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल आउट होंगे और लास्ट में कुछ ही टर्म्स बचने वाले हैं. सो 8 हियर विल बी कैंसिल आउट बाई दिस 8, 7 विल बी कैंसिल आउट बाई दिस 7 और 6 विल बी कैंसिल आउट बाई 6 जो कि इसके बाद में आता है. सिमिलरली 5 एंड ऑल विल ऑल्सो बी कैंसिल आउट. लास्ट के टर्म्स भी लिख देते हैं एक दो. तो 1/3 से पहले क्या आएगा हमारा? 8 7 6 5, एक एक डिक्रीज करा, दिस विल बी 2/4. दिस विल बी 2/4. सिमिलरली हमारे 4 और 3 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. बच जाएगा यहाँ पे 2 और 1 इन द न्यूमरेटर एंड 10 and 9 इन द डिनोमिनेटर. यानी कि लास्ट टू टर्म्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द डिनोमिनेटर दैट विल ओनली बी रिमेनिंग. सो दिस विल बी बेसिकली 2 into 1 upon 10 into 9 times f1, or basically f1 upon 45. f9 will be f1 upon 45. Okay, and f1 was 3600, so this will be 3600 upon 45 which will be equal to 80. So our answer in this case will be 80. बट अगर हमें इसी चीज़ को जनरलाइज करना है, इसी सेम पैटर्न को अगर हमें जनरलाइज करना है, तो नाउ वी नो कि स्टार्टिंग के 2 टर्म्स बचने वाले हैं हमारे फॉर द डिनोमिनेटर और लास्ट के 2 टर्म्स बचने वाले हैं फॉर द न्यूमरेटर. इस पैटर्न को ध्यान देना है हमेशा.
क्योंकि हर बार लिखते तो नहीं बैठेंगे, अगर F99 निकालना है तो ये सारे के सारे टर्म्स लिखना पॉसिबल तो नहीं है, क्लियरली इजंट इट? सो वी कैन से दैट Fn विल बी इक्वल टू, फर्स्ट टू टर्म्स क्या होंगे, फर्स्ट टर्म विल बी n plus 1 एंड देन नेक्स्ट टर्म विल बी n, n plus 1 into n in the denominator, और लास्ट टू टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर विल बी 2 and 1 only, यानी कि 2 upon n into n plus 1 multiplied by f of 1. So 2 upon n into n plus 1 multiplied by f1, this will be value of fn always. And if value of fn is always this value, f of 99 will be nothing but 2 upon 99 into 100 times f1. और f1 is 3600, so this becomes 2 upon 9900 into 3600. So 36 by 99 will be 4 by 11, and hence f99 will be 8 by 11. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि सारी की सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में हमें F2, F3, F4, F5 इस तरह की छोटी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तब तो पैटर्न आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे हम अपनी कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ वी नीड टू फाइंड आउट लार्जर वैल्यूज लाइक F9, F10, F15, F30, देन वी नीड टू फाइंड आउट द पैटर्न। इन दैट पैटर्न definitely most of the values will be cancelling out except a few values in the start and a few values in the end, depends on the original equation. ठीक है, तो किसी में लास्ट हो सकता है एक ही एक टर्म बचे, किसी में दो टर्म बचे, एज इन दिस एग्जांपल, एंड इन सम केसेस देयर माइट बी 3 टर्म्स, डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो अब यहाँ पे तो देखो हमने इस पैटर्न को इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया था, बट अदरवाइज इन जनरल अगर हमारा हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन हमने क्या किया कि वी वर एबल टू टेक वन टर्म F1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। सो इन जनरल ऐसे केसेस में हम क्या करें, विल बी मेकिंग टू इक्वेशंस टू फाइंड आउट आवर Fn वैल्यू। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी एज गिवन कि F1 plus F2 till Fn, this is equal to n square times Fn in this case for example। ठीक है, एंड देन सेकंड इक्वेशन में विल बी पुटिंग, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है हमने n पुट किया हुआ, n तक पूरा एक्सप्रेशन अपना लेके गए, सो नेक्स्ट में विल बी टेकिंग इट टू n minus 1 ओनली, यानी कि नेक्स्ट विल बी F1 plus F2 till f of n minus 1, one term lesser, so this will be equal to n minus 1 times whole square times f of n minus 1, and then we'll be subtracting the second one from the first, second को subtract कर देंगे, तो एवरीथिंग विल बी गेटिंग कैंसिल आउट, F1 से F1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ Fn बचेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दैट विल इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स Fn माइनस n माइनस 1 स्क्वायर टाइम्स f ऑफ n माइनस 1। कहानी वही है, बट ये जनरल अप्रोच है। ठीक है, सेम स्टोरी, बट द पॉइंट इज कि दिस इज हाउ विल बी सॉल्विंग इन जनरल। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is that if we have two functions, one is fx is equal to cos square x minus 5 times cos of x plus 6. This is our first function, and there is second function gx which is equal to greatest integer function of x. Gx is equal to integral part of x. If there are two such expressions, then we have to find number of distinct values taken by gof of x. How many distinct values will be taken by gof of x? G of fx कितनी distinct values लेगा if fx is cos square x minus 5 cos x plus 6 and gx is integral part of x. Now pause the video again, try to solve it yourself and then watch the solution. देखो क्वेश्चन में cos x को देके घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, पहले हमें क्वेश्चन को तोड़ना है, ब्रेक करना है। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, वी नीड g of fx, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेगा, तो g of x होगा क्या, दिस विल बी g of fx, and since g of input is integral part of input, so g of x will be integral part of fx, where fx is cos square x minus 5 cos x plus 6, यानी कि integral part of cos square x minus 5 cos x and plus 6. Now integral part of any value, any function will always be giving us integer outputs. तो यहाँ पे हमें वैल्यूज जो मिलेंगी वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज विल बी इंटीजर ओनली,
बट वो इंटीजर्स कौन से मिलेंगे? अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 6 का जो रेंज होगा, जो रेंज लाई करेगा, उस रेंज में ही जो वैल्यूज आएंगी इंटीजर। इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो वी हैव टू बेसिकली फर्स्ट फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ एफ एक्स, एंड वंस वी आर एबल टू डू दैट, then we can solve it easily. So our concern is range of x at first. First we need to find out range of fx. Also what we know कि cos of x does not have values from minus infinity to plus infinity. It is limited and its values are between minus 1 to 1. cos x हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। और cos x में हमारा fx क्या है? बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन cos x, क्वाड्रेटिक फंक्शन है cos स्क्वायर x माइनस 5 cos x प्लस 6। ठीक है, सो इफ वी एज्यूम कि cos of x, let us say this is equal to t, so we can write this as t square, cos square x क्या, t square minus 5t plus 6। ठीक है, this is our ft which was originally fx, तो f of t is t square minus 5t plus 6। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? since t is equal to cos of x, तो t can only take values from -1 to 1। तो f of t के केस में हमारा रेंज, हमारा डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ f of t is बिटवीन -1 to 1, बिकॉज cos ऑफ x तो हमारा -1 से 1 के बीच की वैल्यूज लेगा, बाकी सारी वैल्यूज तो नहीं लेगा। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 को पहले तो ब्रेक करते हैं फैक्टर्स में, तो वी कैन राइट दिस एज टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6, यानी कि t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2। तो एफ टी कैन बी इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3। तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 का लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव एंड रूट्स आर 2 and 3। graph will be somewhat like this. At t is equal to 2, this will be 0. At t is equal to 3, this will be 0. Otherwise, the graph will be upward U. But since t is equal to cos x, तो हमारी जो काम की वैल्यूज हैं, those will be only between -1 and 1, -1 and 1। तो हमारा जो काम का कंसर्न का वैल्यूज है, all those values will be between -1 and 1। इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर ही एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि हमारे काम की वैल्यूज क्या है? -1 और 1 पे है, यानी कि 1 and -1। This is the only acceptable values of t. So -1 पे जो वैल्यू आएगा, 1 पे जो वैल्यू आएगा, उसके बीच में ही हमारा रेंज लाई करेगा फॉर दिस फंक्शन। एंड सिंस बिटवीन -1 and 1 this function is strictly decreasing, so this will be our maximum value at -1, and at 1 this value will be minimum value. So f of -1 is equal to -1 whole square, which is 1, plus 5 plus 6, which is equal to 12, and f of 1 is equal to 1 square, यानी 1 minus 5 plus 6, so that is equal to 2. f of 1 is 2, f of -1 is 12. So range of ft, our range is between 2 and 12, including both these values, including 2 as well as 12। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए था? रेंज मिल गया हमें। सो cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos x plus 6 will be having values between 2 and 12, including both these values। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस विल बी गिविंग वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज देगा हमें इंटीग्रल पार्ट इसका? क्योंकि 2 से लेकर 12 के बीच में वैल्यूज हैं, तो 2 देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ऑल दीज वैल्यूज विल बी गिवन। 2 भी देगा और 12 भी देगा। 2 से लेकर 12 तक टोटल वैल्यूज कितनी है? 11 वैल्यूज आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन दिस केस विल बी इक्वल टू 11। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन दिस केस, these will be equal to 11। क्या ये क्लियर है? ओके, ठीक है, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सो इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड दीज वर द 2 क्वेश्चंस दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस सेशन। आई बिलीव कि जो भी हमने डिस्कस किया वो सबको समझ में आया होगा, एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन and give a feedback in the comment section. That's all. Bye bye. Take care and keep learning.